देखें, हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमने आपको एंसेंट हिस्ट्री भी पढ़ा दी थी। एंसेंट हिस्ट्री के बाद में ही मिडवल की प्री मिडवल हिस्ट्री हमने आपको शुरू किया था पढ़ाना, जिसमें हमने आपको बताया था कि राष्ट्रकूट वंश हमने बता दिया था, चंदेल वंश बताया था, प्रतिहार वंश यानी कन्नौज पे जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उस संघर्ष से रिलेटेड हमने आपको बताया था कि कौन कौन से वंश ने भाग लिया था, और उस वंशों से रिलेटेड हमने आपको बताया था। पाल वंश भी बता दिया। पाल वंश इंपॉर्टेंट है क्योंकि पालास यानी पाल वंश में जो उसके फाउंडर थे गोपाल, मतलब जिनका नाम था फाउंडर, पाल वंश के फाउंडर कौन है? गोपाल, जिन्होंने बिहार शरीफ में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसके बाद आते हैं धर्मपाल, जिन्होंने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो ध्यान रखेंगे। और देवपाल उसके बाद अगले शासक बनते हैं जिनके दरबार में सुलेमान नाम का अरब यात्री आता है। हम यहाँ तक आपको पूर्वी गंगवंश बता दिए थे। काकतीय वंश आपको बता दिया गया था। काकतीय वंश में वारांगल में जो था तेलंगाना में, यहीं पे उसके संस्थापक नन्नुक हैं या बीटा प्रथम, और उसके बाद में बनते हैं रुद्र प्रथम, फिर बनते हैं प्रताप रुद्रदेव। तो इनसे रिलेटेड हमने कहानी बताई थी कि प्रताप रुद्रदेव के समय में ही अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है मलिक काफूर को भेजा गया था अब प्रताप रुद्रदेव यानी दक्षिण भारत पे अटैक करने के लिए। तो प्रताप रुद्रदेव ने अपने सोने की मूर्ति को जंजीर से लपेटकर, ठीक है, और उसके साथ में कोहिनूर हीरा भी किसको दे दिया था? मलिक काफूर को दे दिया था। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से कोहिनूर हीरा की कहानी शुरुआत होती है। अभी हम आपको पढ़ाएंगे दिल्ली सल्तनत का, आपको थोड़ा सा झलक दिख रहा होगा कि मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा है सेनापति है। आज हम लोग कश्मीर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कश्मीर के इतिहास की जो मतलब किस पुस्तक में इसकी जानकारी मिलती है, वो पुस्तक किसकी है? कश्मीर का इतिहास। कश्मीर की इतिहास के बारे में अगर हम देखें तो कश्मीर की इतिहास की जानकारी कल्हन नाम के एक कवि हैं जिनकी पुस्तक है राज तरंगड़ी। कल्हन की राज तरंगड़ी से मिलती है, तो ध्यान रखेंगे कल्हन की पुस्तक है राज तरंगड़ी। राज तरंगड़ी, तरंगिणी भी लिखा रहता है। राज तरंगिणी किसकी पुस्तक है? कल्हन की पुस्तक है, जिससे 3 वंशों की जानकारी मिलती है, कारकेट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। तो हमको उतना डिटेल में नहीं देखना है, देखना क्या है कि कल्हन की जो पुस्तक है राज तरंगिणी, क्वेश्चन आएगा कश्मीर के इतिहास से रिलेटेड कौन सा पुस्तक है या कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में पाया जाता है? तो कल्हन की पुस्तक है राज तरंगिणी। ठीक है, आगे जैसे कारकेट वंश है, उसके संस्थापक दुर्लभ वर्धन है। फिर उसके बाद में तारापिंड है, ललितादित्य मुक्तापिंड है। इस तरीके से अलग अलग शासक होते हैं। उत्पल वंश इसी में आएगा। फिर आएगा संग्राम वंश, सॉरी लोहार वंश। ठीक है, कश्मीर के इतिहास के बाद में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। फिर हमारा शुरू होता है राजपूत काल। अगर इसमें बात करें तो तीनों वंशों का नाम आप लिख लीजिएगा। कश्मीर के इतिहास से 3 वंशों की जानकारी मिलती है। कितने वंश? 3 वंशों की। एक है कारकेट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। कारकेट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। ठीक है, इसके बाद राजपूत काल, जिसे हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। राजपूत काल, राजपूत काल का इतिहास, यहीं से आपको दिल्ली सल्तनत की झलक देखने को मिल जाएगी। राजपूत काल, इसे हम कहते हैं पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल कहां से शुरू होता है? राजपूत काल से। समय है 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। यह है 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक कौन सा काल है? तो पूर्व मध्यकाल राजपूत काल है। राजपूत काल की एक चंद्रबरदाई की पुस्तक है। चंद्रबरदाई यानी उनकी पुस्तक चंद्रबरदाई ने कहा था पृथ्वीराज रासो। कौन सी पुस्तक है चंद्रबरदाई की? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये पुस्तक है चंद्रबरदाई की। यहां से जानकारी मिलती है राजपूत काल की। चंद्रबरदाई की जानकारी मिलती है, तो ध्यान रखेंगे पृथ्वीराज रासो पुस्तक है चंद्रबरदाई। कहा गया था कि एक हिमालय पर यानी पर्वत पर अग्निकुंड किया गया, उससे 4 वंशों का उदय हुआ। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। कितने वंशों का उदय हुआ था? तो पृथ्वीराज यानी रासो ने चंद्रबरदाई के उससे 4 वंशों का उदय हुआ था।
पहला है प्रतिहार, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, परमार, चालुक्य और चौहान। इसमें चौहान वंश हमको पढ़ना है, बाकी तीनों वंश हमने आपको बता दिया था। परमार वंश के संस्थापक कौन है? उपेंद्र हैं। और उसके बाद अगला शासक बनते हैं राजा भोज। जैसे कहानियों में आप सुने होंगे राजा भोज की, कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज किस में आएंगे? तो परमार शासक हैं। ध्यान रखेंगे, प्रतिहार या गुजरात में था, इसके बारे में हमने आपको पढ़ा दिया। चालुक्य के बारे में पढ़ा दिया है। चालुक्यों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, कल्याणी का चालुक्य, वेगी का चालुक्य और बादामी का चालुक्य। ठीक है। और चौहान वंश यानी पृथ्वीराज चौहान इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें हमको आपको पढ़नी है 2 वंशों के बारे में। पहला है परमार वंश। परमार वंश, परमार वंश के संस्थापक कौन है? उपेंद्र, यानी फाउंडर अगर हम बात करें, परमार वंश के फाउंडर कौन है? उपेंद्र है। उपेंद्र ये संस्थापक। इसके अगला शासक बनते हैं राजा भोज। अब याद रखिएगा, राजा भोज जो है वो किस वंश के शासक हैं? तो परमार वंश के शासक हैं। ठीक है। परमार वंश में सबसे योग्य शासक अगर कहा जाए तो यही है राजा भोज, योग्य शासक। इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो धारा नगरी को बनाई थी। राजधानी किसको बनाई थी? धारा नगरी। राजधानी किसको बनाई थी? धारा नगरी को। तो लिखेंगे इसमें धारा नगरी। धारा नगरी को उन्होंने और सरस्वती मंदिर का निर्माण किया था। ध्यान रखेंगे, धारा नगरी में ही सरस्वती मंदिर। धारा नगरी में सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राजा भोज ने किया था। फिर इसके बाद में आता है चौहान वंश, क्योंकि हमने आपको चालुक्य को पढ़ा दिया था। तो ध्यान रखें, परमार वंश ये कहाँ से निकलता है? चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज राशों में ये बात मेंशन की गई है, ये मतलब लिखा गया है यह कि जो राजपूत काल है वो अग्निकुंड के द्वारा प्राप्त किया गया था। हिमालय पे अग्निकुंड हो रहा था, उसी अग्निकुंड से 4 वंश का जन्म हुआ था। पहला है परमार वंश, दूसरा कौन सा है? प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश, और उसके बाद में कौन सा है? चौहान वंश। तो चौहान वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश, ठीक है, प्रतिहार वंश। प्रतिहार के बारे में हमने आपको बता दिया था, गुजरात के एरिया में प्रतिहार वंश था। उसके बाद परमार हम बता रहे हैं कि परमार वंश जो फाउंडर कौन है? उपेंद्र है। अगला शासक जो है, यानी ये पहला शासक अगर मान लीजिए, ये दूसरा कौन है? राजा भोज, जो सबसे योग्य शासक हैं परमार वंश के, जिन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी को बनाई थी और उसी में सरस्वती मंदिर का निर्माण किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं चौहान वंश। चौहान वंश से भी क्वेश्चन पूछता है। चौहान लिखा रहता है कहीं कहीं पे चौहान लिखा रहता है। तो वही चौहान ध्यान रखेंगे जिसमें पृथ्वीराज तृतीय नाम रहता है उनका, पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। चौहान, ठीक है। ये प्रतिहार के सामुंत थे। ये कहां पे थे चौहान वंश? तो ध्यान रखेंगे, राजस्थान के नागौर में। राजस्थान के नागौर जिले के पास में थे चौहान वंश, सांभर झील के आसपास। ठीक है। नागौर, जहां पे पहली बार संसदीय पंचायती राज लागू किया गया, पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ये मतलब जीएस का क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। इसके संस्थापक कौन है? तो वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक, चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव। वासुदेव हैं। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव हैं। ठीक है, वासुदेव संस्थापक। उसके बाद अगला शासक बनते हैं अरुणोराज। ये इंपॉर्टेंट है। अगला शासक है अरुणोराज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अरुणोराज, इनके दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ वीसलदेव। क्या नाम था? विग्रहराज चतुर्थ वीसलदेव। लिख लेंगे आप। इनके दरबार में एक कवि रहते थे, अरुणोराज के दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ वीसलदेव।
विग्रहराज चतुर्थ वीसलदेव, ये इनके दरबार में कवि रहते थे। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हरकेली। हरकेली कई बार आया है, संस्कृत नाट्य है हरकेली। ये पिछली बार भी पेट में पूछा गया था, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। हरकेली किसकी पुस्तक है? तो विग्रहराज चतुर्थ वीसलदेव की है, जो किसके दरबार में रहते थे? तो अरुणोराज के दरबार में रहते थे। ये हरकेली जो पुस्तक है वो कैसी है? तो संस्कृत नाट्य है, संस्कृत नाट्य। अरुणोराज की दरबार में रहने वाले कवि विग्रहराज चतुर्थ वीसलदेव की पुस्तक हरकेली, जो कि क्या है? संस्कृत नाट्य है। फिर अगला जो शासक बनते हैं वो है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वीराज चौहान के समय में ही मोहम्मद गौरी अटैक करता है। 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है, ध्यान रखेंगे। इन्हीं के शासनकाल में 1191 में कौन सा युद्ध होता है? तराइन का पहला युद्ध, तराइन का फर्स्ट बैटल होता है, जिसमें इसमें हम लिख देते हैं मोहम्मद गौरी पराजित होता है और पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। लेकिन अगले ही एक साल बाद 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का सेकेंड बैटल होता है, जिसमें जो पृथ्वीराज चौहान का दोस्त होता है वो जाकर मोहम्मद गौरी से मिल जाता है। और मोहम्मद गौरी यानी जो जयचंद था, जयचंद मोहम्मद गौरी से मिलता है और पृथ्वीराज चौहान की जितने भी गुप्त चीज़ें होती है, गुप्त चीज़ों का मतलब जितनी भी खुफिया जानकारी होती है, सारी की सारी जानकारी किसको दे देता है? तो मोहम्मद गौरी को। और मोहम्मद गौरी 1192 ईस्वी में किनको? चौहान को, पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। इसमें लिख लेंगे आप चौहान, यानी पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और गौरी की क्या होती है? विजय होती है, ठीक है। तो 1191 में, दोनों डेट याद रखिएगा, 1191 में कौन सा युद्ध हुआ? बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, बैटल ऑफ तराइन सेकंड हुआ, यानी तराइन का दूसरा बैटल और फर्स्ट बैटल 1191 में 92 में, इसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ, हारा था और दूसरे में जीता था। तो ये दोनों। और उसके बाद में 1194 ईस्वी में भी एक बैटल होता है जिसे चंदावर का बैटल कहा जाता है। कौन सा होता है? 1194 ईस्वी में, यानी जो मोहम्मद गौरी था वो किसको? पृथ्वी जयचंद को लालच दे देता है कि अगर पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो जाती है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है, पराजित हो जाते हैं, तो उसका साम्राज्य जो है वो जयचंद को दे दिया जाएगा। लेकिन मोहम्मद गौरी ऐसा नहीं करता है। वो 1194 में जब उसको नहीं देता है कोई भी चीज़ पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद में, तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। चंदवार भी कोई कोई बोलते हैं, चंदवार, चंदावर, जो भी आप पढ़े, चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। ये किनके बीच में होता है? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में होता है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है और जयचंद की क्या होती है? हार होती है। तो ध्यान रखेंगे, जयचंद को भी यहाँ मार देता है, यानी पराजित कर देता है, मोहम्मद गौरी जीता। मोहम्मद गौरी की इतिहास अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, जब आपको हम पढ़ाएंगे इसके बाद जस्ट शुरू होगा कौन सा? मुस्लिम अटैक, यानी भारत पे मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आक्रमण किसने किया, फिर उसके बाद में, तो यहीं से शुरू हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी से रिलेटेड हमने आपको बता दिया। ये कहाँ का रहने वाला था, यहीं पे हम लिख देते हैं। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का एक शहर है जिसका नाम है गौर। अफगानिस्तान का शहर है गौर, वहाँ का रहने वाला था मोहम्मद गौरी। और एक शहर है गजनी, जहाँ से रहने वाला था महमूद गजनवी, ठीक है, क्या है? गजनी।
महमूद गजनी कहाँ का रहने वाला था? गजनी का। और मोहम्मद गौरी रहने वाला था गौर का, अफगानिस्तान का। तो ये समझ में आया होगा आपको कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो राजतरंगिणी इस पुस्तक से मिलती है, जो किसकी है? कल्हण की पुस्तक है। फिर हमने आपको बताया कि कल्हण की पुस्तक से कश्मीर के इतिहास की 3 वंशों की जानकारी मिलती है, कारकेट, उत्पल और लोहार वंश। इसके बाद हमने शुरू किया राजपूत काल। राजपूत काल का इतिहास 800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसे पूर्व मध्य काल यानी प्री मिडवल हिस्ट्री भी कहा जाता है, या प्री मिडवल पीरियड कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि चंद्रप्रदायी की पुस्तक पृथ्वीराज रासो है, जहाँ से हिमालय पर किए गए यानी यज्ञ से, अग्निकुंड से 4 वंशों का उदय होता है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये 4 वंशों में हमने प्रतिहार जो गुजरात के एरिया में था, गुजरात हमने पढ़ा दिया है इसके बारे में। तो उसके बाद परमार वंश के बारे में हमने बताया कि इसका फाउंडर है वो उपेंद्र है। उसके बाद राजा भोज बनते हैं, जो कि योग्य शासक हैं परमार वंश के, और इन्होंने ही राजधानी धारा नगरी को बनाई थी और वहीं पे सरस्वती मंदिर का स्थापना की थी। फिर इसके बाद में हमने चौहान वंश के बारे, चालुक्य को पढ़ा दिया था। चौहान वंश के बारे में आपको बताया कि चौहान वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव हैं। लेकिन उसके बाद जो अगला शासक बनते हैं अरुणो राज के दरबार में ही एक कवि रहते हैं जिनका नाम है विग्रह राज चतुर्थ विशल देव, जिनकी एक पुस्तक है जिसे संस्कृत नाट्य के नाम से जानते हैं, हरिकेली। ये बहुत बार आया है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेंगे आप। उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय बनते हैं, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के शासनकाल में मोहम्मद गौरी जो है वो अटैक करता है। 1191 ईस्वी में तराइन का पहला बैटल होता है और 1192 ईस्वी में तराइन का सेकंड बैटल। पहले बैटल में मोहम्मद गौरी पराजित होता है, लेकिन सेकंड बैटल में जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया और उसी की वजह से मोहम्मद गौरी का जीत गया, यानी विजय हुआ, और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। लेकिन 1194 ईस्वी में ही चंदावर का बैटल होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी जयचंद को पराजित करता है, और वहीं से मतलब भारत में मुस्लिम अटैक मतलब शुरू हो जाता है, यानी मुस्लिम आक्रमण भारत में शुरू हो जाता है। तो अगला हेडिंग हम लोग लिखेंगे मुस्लिम आक्रमण। भारत में मुस्लिम आक्रमण। भारत में मुस्लिम आक्रमण, ठीक। इसमें 2 आक्रमण होते हैं, एक अरब आक्रमणकारी होता है और एक होता है तुर्क आक्रमणकारी। यानी भारत में जो मुस्लिम अटैक है उसको 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक अरब आक्रमण और दूसरा है तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण हम सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला अरब आक्रमणकारी कौन है? तो मोहम्मद बिन कासिम। कौन है? मोहम्मद बिन कासिम भारत पे अटैक करता है। कब? 712 ईस्वी में। अरब आक्रमण में हम देखेंगे, यहीं पे हम लिख देते हैं कि सबसे पहले कौन अटैक करता है? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम अटैक करते हैं कितने में? 712 ईस्वी में। ईस्वी यहाँ पे लिख लेंगे, 712 ईस्वी में अटैक करते हैं, और वहीं मुल्तान को अपनी राजधानी, यानी 712 में सिंध के जो राजा है, राजा दाहिर, सिंध के राजा दाहिर को 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को क्या करते हैं? पराजित करते हैं। दाहिर को पराजित करते हैं 712 ईस्वी में, और 713 में ही मुल्तान को अपनी राजधानी बनाते हैं। मुल्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान में है इस समय, लेकिन पहले पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान सब भारत का हिस्सा था। मुल्तान को अपनी क्या बनाए? राजधानी बनाए। तो ये अरब आक्रमण के बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। और इसी में मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लिखेंगे इसमें, कि 712 में, और युद्ध कौन सा था? यानी जब राजा दाहिर को पराजित किया गया था तो युद्ध कौन सा था? तो राउर का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? राउर का युद्ध था। मोहम्मद बिन कासिम ने 6 प्रकार के टैक्स लगाए थे, जिसे हम जजिया कर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे पहले जजिया कर लगाने वाले शासक का नाम क्या है? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम।
इसने एक जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या था? जजिया कर है ये एक तरीके का सुरक्षात्मक कर था। एक बार पूछा गया था तो कैसा? सिक्योरिटी टैक्स था, सुरक्षात्मक। जजिया कर क्या था? एक तरीके का सुरक्षात्मक कर था जो छह लोगों को छोड़कर लगाया गया था, 6 तरीके के लोगों पर छोड़कर। तो सबसे पहले जजिया कर लगाने वाले शासक कौन है? तो मोहम्मद बिन कासिम। इसमें 6 मतलब ग्रुप की छूट थी, जिसमें आते हैं बच्चा, बूढ़ा, विकलांग। बच्चा यानी बच्चे पर नहीं लगेगा ये, बूढ़ा। और ये जजिया कर सुरक्षात्मक था, गैर मुस्लिम पर लगने वाला सुरक्षात्मक, ये ध्यान रखिएगा, गैर मुस्लिम पर लगने वाला सुरक्षा। जजिया कर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले इसने लागू किया था, फिर जजिया कर को समाप्त किसने किया था, फिर दोबारा किसने लागू किया, जजिया कर को पूर्णतया किसने समाप्त किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। धीरे धीरे हम बताते रहेंगे आपको। जजिया कर में किसको छूट थी? तो बच्चा, बूढ़ा, विकलांग। बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, महिला, ब्राह्मण और महिला। ब्राह्मण और महिला, ये 6 प्रकार के यानी 5 प्रकार के लोगों पे क्या थी? छूट थी। तो ध्यान रखिएगा, इन पे जजिया कर क्वेश्चन पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किस पर जजिया कर नहीं लगता था? तो इन 5 पर जजिया कर की छूट थी, नहीं लगता था। तो ध्यान रखेंगे, 5 याद रखेंगे। कैसे? बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, ब्राह्मण, महिला। बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, ब्राह्मण, महिला। दो चार बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। कौन कौन सा है? बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, ब्राह्मण, महिला। इन 5 पर जजिया कर नहीं लगता था। बाकी और अदर पर, गैर मुस्लिम पर लगने वाला एक सुरक्षात्मक टैक्स था, सिक्योरिटी टैक्स था। यह भी पूछा गया कैसा था? तो सुरक्षात्मक कर था। ध्यान रखेंगे। अब पहली बार क्वेश्चन आएगा, इसमें तो सब पे छूट थी। अब इसमें क्वेश्चन आएगा, पहली बार ब्राह्मण पर जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक, FST। यहीं पे हम लिख देते हैं, क्योंकि जब पढ़ाएंगे दिल्ली सल्तनत तो वहां भी बताएंगे। यानी पहली बार ब्राह्मण पे टैक्स किसने लगाया? ब्राह्मण पर टैक्स किसने लगाया था? तो FST, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ध्यान रखेंगे। और जजिया कर को समाप्त किसने किया था? अकबर ने। 1564 में सबसे पहले, यानी समाप्त किसने किया था? अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था 1564 ईस्वी में, यानी खत्म कर दिया या समाप्त कर दिया। ठीक है। लेकिन फिर दोबारा जजिया कर किसने शुरुआत किया था? तो औरंगजेब ने दोबारा इसकी शुरुआत की 1679 में। औरंगजेब ने दोबारा शुरुआत की। औरंगजेब ने 1679 में दोबारा स्टार्ट किया। लेकिन पूर्णतया किसने समाप्त किया था? तो याद रखिएगा, पूर्णतः समाप्त किसने किया? रोशन अख्तर ने किया। रोशन अख्तर, जिसे हम रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। रोशन अख्तर, जिसे हम रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं, इसका नाम मोहम्मद शाह रोशन अख्तर था। ठीक है। तो इसने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो ये चारों पॉइंट भी आप याद रखेंगे और ये जजिया कर से बारे में याद रखेंगे। अब ये था मुस्लिम अटैक, हमने पढ़ा था इसमें, देखो कि अरब अटैक था। अरब अटैक में हमने पढ़ा मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पे अटैक किया था। कब? 712 ईस्वी में। और सिंध के राजा दाहिर को पराजित करके उसने मुल्तान को राजधानी बनाई थी 713 ईस्वी में। लेकिन उसने एक तरीके का टैक्स भी लगाया था जिसे कहते हैं जजिया कर। ये एक गैर मुस्लिम पर लगने वाला सुरक्षात्मक कर था। क्या था? सुरक्षात्मक कर था, जो बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, ब्राह्मण और महिला को छोड़कर सभी को देना होता था। सबसे पहले ब्राह्मणों पर किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। अकबर ने जजिया कर को 1564 में समाप्त कर दिया था। दोबारा औरंगजेब ने 1679 में इसको दोबारा स्टार्ट किया। और पूर्णतः समाप्त करने वाले कौन है? तो रोशन अख्तर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तुर्क आक्रमण। कौन सा रहेगा? तुर्क आक्रमण।
भारत पर तुर्क आक्रमण में, अभी हमने आपसे कुछ देर पहले ही बताया था कि तुर्क आक्रमणकारी में कौन है, तो मोहम्मद गौरी। तुर्क आक्रमण याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी सबसे पहले नहीं करता है, लेकिन मोहम्मद गौरी भी एक तुर्क आक्रमणकारी है। ठीक है, सबसे पहले करता है कौन, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन सुबुक्तगीन ये कब आक्रमण करता है भारत पे सबसे पहले तुर्क आक्रमणकारी? ये करता है 986 ईस्वी में। कब करता है? 986 ईस्वी में। इसी का फिर उसके बाद में बेटा महमूद गजनवी, महमूद गजनवी इसी का बेटा फिर आगे अटैक करता है, महमूद गजनवी। कब करता है? 1001 से लेकर 1027 तक इसने भारत पे कुल 17 बार अटैक किया था। ध्यान रखेंगे, 1001 से लेकर 1027 तक इसने भारत पे कितनी बार अटैक किया? तो 17 बार अटैक किया था। क्वेश्चन आता है 16 बार 17 बार, तो बहुत सारे लोग 16 बार लगा देते हैं, जबकि उसने भारत पर कितने बार अटैक किया था? तो 17 बार अटैक किया था। ध्यान रखेंगे, कब से कब तक? 1001 से लेकर 1027 तक। फिर महमूद गजनवी से रिलेटेड हम बता रहे हैं कि इसका जो 16वां अटैक था, 16वें नंबर का जो आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर पे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर कौन सा अटैक था, कैवां अटैक था? तो 16वां अटैक था सोमनाथ मंदिर पे, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। इसके ट्रस्टी कौन है? नरेंद्र मोदी साहब। सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था 16वां, जो कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ठीक, याद रखिएगा 16वां अटैक। और यही अटैक करके जब बहुत सारे धन को लूट कर वापस जा रहा था, तो रास्ते में जाट लोगों ने विरोध किया, तो उनसे भी लड़ाई हो गई। ठीक है, तो 17वां अटैक था उसका, 17 बार उसने जब समझे कि अटैक किया था, तो 16वां अटैक था सोमनाथ मंदिर पे। ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। इसके बाद बहुत सारे सोना या धन को लेकर गया था सोमनाथ मंदिर से। फिर महमूद गजनवी का किससे अटैक होता है? महमूद गजनवी के साथ में 3 कवि आते हैं, या कवि कह लीजिए या शायर कह लीजिए, इस उतबी, अलबरूनी और उसके बाद में फिरदौसी। तो 3 महमूद गजनवी के साथ में कौन आते हैं? तो 3 कवि आते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों का बुक आप जरूर याद रखिएगा कि किसके शासनकाल में ये तीनों। पूछता नहीं है कि जैसे पूछ लिया कि बताइए कि कबीरदास जी किसके शासनकाल, यानी समकालीन कवि किसके थे, तो इसी तरीके से समकालीन कवि में याद रखिएगा, पहला उतबी, फिरदौसी और अलबरूनी। उतबी, फिरदौसी और अलबरूनी, ये 3 कवि जो थे इसी के साथ में आए थे। और इनकी पुस्तक का नाम आप जरूर याद रखिएगा, उतबी के पुस्तक का नाम है किताबुल यामिनी। क्या है? किताबुल यामिनी। किताबुल यामिनी, यामिनी। ठीक, फिरदौसी की पुस्तक का नाम है शाहनामा। शाहनामा बहुत बार पूछा गया किसकी है, तो फिरदौसी की है। दूसरा है किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, किसकी है? अलबरूनी की है। किताबुल हिंद, किताब उल हिंद या तहकीके हिंद भी इसी को कहा जाता है, तहकीके हिंद, तहकीक ए हिंद। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद ये किसकी पुस्तक है? अलबरूनी की। तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। उतबी का किताब का नाम क्या है? किताबुल यामिनी। फिरदौसी, शाहनामा, ये बहुत बार पूछा गया है। और अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। ये किसके समकालीन है? तो महमूद गजनवी के, जो उसके साथ में आए थे और भारत में ही रह गए थे। महमूद गजनवी 1001 से लेकर 1027 तक, कहीं कहीं 26 भी लिखा रहता है, लेकिन वो मतलब अगर ऑप्शन डिफरेंस ज़्यादा करेगा। ठीक है, 1001 से 1027 तक 17 बार उसने अटैक किया था। 16वां अटैक सोमनाथ मंदिर पे था। 17वां अटैक जब बहुत सारे धन को लूट कर जा रहा था, तो जाट लोगों ने इस पर अटैक किया था, तो 17वां अटैक था। फिर महमूद गजनवी के बाद में आता है मोहम्मद गौरी।
ये आप समझ गए होंगे। महमूद गजनवी के बाद में कौन आते हैं? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी के बारे में हमने अभी बताया भी है आपको कि मोहम्मद गौरी जो है वो कब अटैक करता है भारत पे? अटैक करता है यानी 1191 ईस्वी में। कब करता है? 1191 ईस्वी में ये अटैक करता है, आक्रमण करता है। वो उस बैटल का नाम क्या है? तराइन का फर्स्ट बैटल। तराइन का फर्स्ट बैटल। इसमें दो लोगों की, एक है मोहम्मद गौरी के सामने कौन है? पृथ्वीराज चौहान, और दूसरा मोहम्मद गौरी। तो तराइन के पहले बैटल में तो मोहम्मद गौरी की हार होती है, पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। लेकिन तराइन का जो सेकंड बैटल है 1192 ईस्वी में, ये तराइन का सेकंड बैटल है जिसमें भी पृथ्वीराज चौहान होते हैं और मोहम्मद गौरी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? जयचंद जो है वो मोहम्मद गौरी का साथ दे देता है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी विजय हो जाता है। फिर एक बैटल और इसी में याद करें, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। चंदवार या चंदावर दोनों लिखा रहता है। चंदावर के युद्ध में किसके? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। जयचंद और मोहम्मद गौरी। तो इसमें जयचंद की हत्या, मतलब जयचंद की पराजित कर देता है और मोहम्मद गौरी की विजय होती है। और यहीं से मोहम्मद गौरी खुद तो शासन नहीं करता है, मोहम्मद गौरी खुद भारत पे शासन नहीं करता है, वो अपने साथ 3 गुलाम को लाता है। मोहम्मद गौरी अपने साथ कितने गुलाम को लाता है? 3 गुलाम को। 3 गुलाम को लाता है। उनमें है एक कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाता है याल्दोज और कुबाजा। याल्दोज और कुबाजा। अब ये तीनों नाम जरूर याद रखिएगा। याल्दोज पिछली बार पूछा था क्वेश्चन कि गुलाम ये कौन है? मोहम्मद गौरी के गुलाम है। मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम कौन कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दोज और कुबाजा। ठीक है, ये 3 गुलाम है मोहम्मद गौरी के। और मोहम्मद गौरी जब यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को हराता है, जयचंद को हरा देता है, तो यहाँ पे भारत में वो मुस्लिम वंश यानी स्थापित करना चाहता है, तो वो खुद नहीं करता है। किसको दे देता है? किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको दे देता है? क्योंकि इन तीनों में सबसे योग्य जो था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ऐबक को दे देता है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो वंश था वो है गुलाम वंश, जिसे स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है या गुलाम डायनेस्टी कहा जाता है। इसी को ममलूक डायनेस्टी, जो ये लोग थे वो एक एरिया है अफगानिस्तान में, उसे ममलूक कहा जाता है। ठीक है, तो ममलूक वंश के संस्थापक थे। ममलूक वंश के से निकल के आए थे, गुलाम वंश को ही ममलूक कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, कभी कभी लिख कर दे देता है। तो यहीं से शुरू होता है हमारा दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुलाम डायनेस्टी या गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, तो देखें इधर, अब गुलाम डायनेस्टी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी रीजन है। यहां पे हम लिखेंगे दिल्ली सल्तनत, हेडिंग आप लिख लेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। ठीक, अब एक दिल्ली सल्तनत में एक ट्रिक जरूर याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया और उसके राजाओं के नाम। तो ट्रिक है दिल्ली सल्तनत में, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो, ये तो वंश का क्रम है। किसका क्रम है? वंश का। इसको आप याद करेंगे,
गुलाब खिले तो सांस लो, ये किसका क्रम? वंश का क्रम है। इसमें गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश। इसको 2-3 बार बोलिए आप साथ में, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तुगलक वंश, तुगलक वंश, सांस से हो जाएगा सैयद वंश, और सैयद वंश लो से हो जाएगा लोदी वंश। ये वंशों का क्रम है कि इसको सबसे पहले कौन सा वंश बना, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तो गुलाब से याद रखिएगा गुलाम वंश, गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। गुलाब खिले तो सांस लो, ये ट्रिक है। कभी कभी मिलान में दे देता है कि बताइए इसके पहले क्या आएगा। जैसे हमने एक और ट्रिक आपको बताया था मगध पर शासन करने वाले 7 राजवंशों के बारे में, जो राजवंश कौन कौन से थे उसमें हमने बताया था हसीन मसूक सा, ठीक है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। उसी तरीके से गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये वंश का क्रम है। अब इसके राजाओं का क्रम या संस्थापक का क्रम आप देख लीजिए, यहीं पे लिख देते हैं संस्थापक। संस्थापक का क्रम है ये, एबक जल गया खीबों से, एबक जल गया, जल गया खीबों से, खीबों से। अब ये से खीबो, 1 मिनट, एबक जल गया खीबो से। देखें इसका ट्रिक कैसे है याद करने का। एबक जल गया खीबो से, गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिले से होता है खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन, जल से याद रखिएगा जलालुद्दीन। यहाँ तो ऐबक लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक। तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, तो गयासुद्दीन, गया से याद रखिएगा गयासुद्दीन। खी से हो जाएगा खिज्र खां, कौन? खिज्र खां। बो से हो जाएगा बहलोल, से मतलब कुछ नहीं है, बस ये ट्रिक बनाने के लिए। बो से हो जाएगा बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। तो ध्यान रखें इसमें कैसे याद करेंगे हम। गुलाब खिले तो सांस लो, एबक जल गया खीबों से, गुलाब खिले तो सांस लो, एबक जल गया खीबों से। एबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से मतलब जलालुद्दीन खिलजी, गया से गयासुद्दीन तुगलक, खी से खिज्र खां, और बो से हो जाएगा बहलोल लोदी, से मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज पूछता है कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, तो इसको याद रखेंगे। इसके लिए भी एक ट्रिक है, तुगलक सखी, लंबा कार्यकाल का यहां समय या कार्यकाल दोनों हम लिख सकते हैं, ये पूछा गया है कई बार। कार्यकाल से ट्रिक याद रखिएगा, तुगलक सखी, तुगलक सखी। तुगलक सखी से कैसे याद रखेंगे इसको, तो पहला तू से यानी तुगलक वंश सबसे बड़ा है, तुगलक वंश का समय जो है सबसे ज्यादा है तुगलक वंश, फिर है गुलाम वंश, ला से हो जाएगा लोदी वंश, का से मतलब कुछ नहीं, सा से हो जाएगा सैयद वंश, और खी से हो जाएगा खिलजी वंश। सबसे छोटा याद रखिएगा आप, सबसे बड़ा याद रखिएगा। सबसे बड़ा तुगलक वंश, सबसे छोटा सैयद वंश, सॉरी खिलजी वंश। सबसे बड़ा है तुगलक वंश और सबसे छोटा है खिलजी वंश, ठीक है। तो यहाँ से हम याद रखेंगे ये चीज़ें। अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो कौन सा है, तो तुगलक वंश है। सबसे छोटा पूछेगा तो कौन सा है, तो खिलजी वंश है। सबसे छोटा, साइड दोनों बगल में ही है, ये है, उसके बाद सबसे बड़ा ये हो जाएगा और ये सबसे छोटा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे तुगलक वंश और खिलजी वंश, याद हो गया।
ट्रिक को 2-3 बार बोलेंगे, ये साथ में याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। अब यहीं से हमारा शुरू होगा सबसे पहले गुलाम डायनेस्टी, जिसे ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। गुलाम वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गुलाम डायनेस्टी, जिसे हम स्लेब डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, स्लेब या गुलाम डायनेस्टी, इसी को कहा जाता है ममलूक, ममलूक डायनेस्टी, गुलाम वंश। समय सबका याद रखिएगा बाबू, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम कब से कब तक है? तो गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर 1290 तक। 1206 से लेकर कहाँ तक है? 1290 तक ये गुलाम वंश का टाइम पीरियड है, ठीक है। तो गुलाम वंश देखो 1206 से 1290 तक। इसमें सबसे पहले इसका संस्थापक किसे माना जाता है? संस्थापक, गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं सिर्फ ऐबक लिख रहा हूँ, आपको आप समझ जाइएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है। अब ध्यान रखेंगे ऐबक से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। ऐबक जो है वो अपने आप को कभी भी राजा नहीं घोषित किया। अब वो एक सामंत की तरह, जिसे उर्दू में एक वर्ड है सिपा सालार, सिपा सालार का मतलब अपनी प्रजा की रक्षा करने वाला। तो ये पूछा जाता है कि ऐबक जो है वो अपने आप को क्या कहता था? सिपा सालार कहता था। यानी इसने अपने आप को राजा नहीं माना, राजा नहीं माना, क्या कहता था? सिपा सालार कहता था, सिपा सालार, ठीक। सिपा सालार अपने आप को मानता था। ऐबक को लाख बक्स के नाम से जाना जाता है। ये लाखों रुपए दान देता था। लाख बॉक्स, लाख बॉक्स कहा जाता था क्यों? क्योंकि लाखों रुपए दान देता था, गरीबों की मदद करता था, इसलिए इसे क्या कहा गया? हातिम। गरीबों की मदद करता था इसलिए इसे हातिम कहा गया। ध्यान रखेंगे, ये इसे लाख बक्स भी कहा जाता है, हातिम भी कहा जाता है। क्यों? लाखों रुपए दान देता था इसलिए लाख बॉक्स कहा गया। हातिम इसलिए कहा गया क्योंकि ये गरीबों की मदद, हातिम का मतलब मददगार होता है, गरीबों की मदद करता था इसलिए हातिम कहा गया। ऐबक जो है उसके गुरु का नाम था बख्तियार काकी। क्या नाम था? बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मीनार बनवाया जिसका नाम था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। किसकी याद में? ये पूछा जाता है, किसकी याद में बनवाया था ऐबक ने? तो अपने गुरु बख्तियार काकी के नाम से। गुरु, एक नाम है बख्तियार खिलजी, एक नाम क्या है? बख्तियार खिलजी। हमने जब पढ़ाया था, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। इसमें हम बताए थे आपको कि गुप्ता डायनेस्टी में जो कुमार गुप्त है उसने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को 1198 ईस्वी में किसने ध्वस्त किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। लेकिन यहाँ पे गुरु का नाम क्या है? बख्तियार काकी, जिनके याद में बनाया गया था कुतुब मीनार। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। ये कहाँ पे है? तो दिल्ली में के महरौली में। महरौली दिल्ली के करीब में है। वहीं पे एक स्तंभ है स्कंद गुप्त का, सॉरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक स्तंभ है जिसका नाम है महरौली स्तंभ, ठीक है। वो उसमें उसको वो अपनी रासायनिक गुण की वजह से, केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से जाना जाता है। आज तक उस पर जंग नहीं लगा है। फिर इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा, आप लोग नाम सुने होंगे उसमें, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? ये अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? तो अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, भारत की जो पहली मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसी साइड में। भारत की जो पहली मस्जिद है उस मस्जिद का नाम क्या है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है।
कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक के, जो भारत की पहली मस्जिद, ठीक है, भारत की पहली मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अब एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय। चौगान जिसे पोलो बोलते हैं, ठीक है, चौगान, चौगाना, चौगान दोनों लिखा रहता है। चौगान खेलते समय इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है कि वह कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? इसी को पोलो बोलते हैं। घोड़े से खेलता था चौगान, और ये घोड़े से गिर गया, घोड़े को पता ही नहीं था, और घोड़े ने ही उस पर क्या कर दिया, इसके ऊपर ही पैर रख दिया गर्दन पे, और उसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। तो चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के। इसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में दो कवि आए थे, शायर आए थे, जिनका नाम था मिनहाजुस सिराज और हसन निजामी। याद रखेंगे कौन कौन से आए थे? तो ऐबक के दरबार में ही रहते थे, ऐबक के दरबार में रहते थे कौन? मिनहाजुस सिराज, मिनहाज मिनहाजुस सिराज रहते थे किसके दरबार में? तो ऐबक के दरबार में। और एक थे हसन निजामी, हसन निजामी। मिनहाजुस सिराज और हसन निजामी ये किसके दरबार में रहते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे। मिनहाजुस सिराज की जो पुस्तक है उसका नाम है तबकाते नासरी, तबकात ए नासरी। और हसन निजामी की जो पुस्तक है उसका नाम है ताजुल नासरी। क्या है? ताज उल नासरी, ताजुल नासरी। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में या दो कवि आए थे, उसके साथ में मिनहाज सिराज और हसन निजामी। मिनहाज सिराज को याद रखिएगा तबकाते नासरी, ठीक है। देखो सिराज में इसमें तबकाते नासरी, मिनहाज सिराज, हसन निजामी, ताजुल नासरी। हसन निजामी की पुस्तक क्या है? तो ताजुल नासरी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में था। इसके बाद में बनता है आराम शाह, लेकिन वो 1 साल के लिए रहता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट शासक है वो है इल्तुतमिश। अब हमने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को राजा नहीं मानता था, सिपे सालार मानता था। तो सिपे सालार मानने की वजह से वो राजा नहीं कहलाता था। लेकिन जो रियल फाउंडर अगर कहा जाए, गुलाम वंश का संस्थापक, जो रियल संस्थापक है वो है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। तो अगला शासक हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। अगला शासक कौन है? इल्तुतमिश। कब? अब ये अगर इसका समय पूछा जाएगा तो गुलाम वंश का समय कितना था? 1206 से 1210 था। लेकिन इल्तुतमिश का पूछा जाए 1211 से 1236। अगर एग्जैक्ट समय अगर देखना है आपको, वैसे पूरा याद रखिएगा 1206 से लेकर कितना है? 1290 तक। इसमें पूरा गुलाम वंश आता है, ठीक है। इल्तुतमिश का समय कितना हो जाएगा? 1211 से लेकर 1236 तक है, ठीक। इल्तुतमिश, इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसे इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता था, गुलाम का गुलाम। गुलाम का गुलाम क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसलिए कहा जाता है गुलाम का गुलाम किसे? इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलाम। वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश है, ठीक। ये राजा बनने से पहले ये क्वेश्चन पूछता है, वो बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? किसकी जगह का? तो यूपी में एक जगह है बदायूं। यानी राजा बनने से पहले ये क्या था? बदायूं का सूबेदार था। यानी मोहम्मद ऐबक ने इसे ऐबक का गुलाम था, तो वो बदायूं का सूबेदार बना के भेजा हुआ था, ठीक है। तो राजा बनने से पहले ये क्या था? बदायूं का सूबेदार था।
इसने 2 तरीके के सिक्के चलवाए थे। कितने तरीके के? 2 तरीके के इसने सिक्के चलवाए थे। एक तांबा का था, एक तांबे का था और एक था चांदी का। तांबा और चांदी 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे। जो तांबे का था उसे जीतल कहा जाता था, और जो चांदी का था, यानी तांबे का जो था उसे क्या कहा जाता था? जीतल। और जो चांदी का था उसे टका कहा जाता है। टंका लिखा रहता है कहीं कहीं पे, टका या टंका, ठीक है। तो जीतल और टंका किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने चलवाया था। और इल्तुतमिश, जिसे जीतल का जो सिक्का था वो तांबे का बना होता था, टका जो बना होता था वो चांदी का बना होता था। 2 तरीके के सिक्के। ये पूछा जाता है जीतल और टंका किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने। ये बदायूं का सूबेदार था, राजा बनने से पहले। गुलाम का गुलाम कहा जाता है क्योंकि ये ऐबक का गुलाम था। वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का इसे माना जाता है। इसी के समय में तराइन का तीसरा युद्ध होता है 1215 ईस्वी में। अब देखो, हमने शुरुआत में आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम हैं? 3 गुलाम हैं। मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम? 3 गुलाम हैं, यालदूज, कुबाजा और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ 1215 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की जब डेथ हो कुतुबुद्दीन ऐबक की जब डेथ होती है, ठीक है, 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ होती है, तो उसके डेथ के बाद में अब सो कहता है कि मैं तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन? यालदोज। तो यालदोज और इल्तुतमिश की लड़ाई होती है 1215 ईस्वी में। उसका नाम है तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध होता है। यालदोज है, यालदोज और इल्तुतमिश के बीच में। यालदोज और इल्तुतमिश, जिसमें इल्तुतमिश विजय होता है और यालदोज की क्या होती है? पराजित होती है। तो तराइन का युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? इल्तुतमिश और यालदोज के बीच में हुआ। जो तराइन का थर्ड बैटल 1215 ईस्वी में, पहला 1191, दूसरा 1192, तीसरा 1215 ईस्वी में हुआ था। और उसको ये क्या करता है? यालदोज को पराजित करता है और गद्दी पर बैठता है, अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है, ठीक है। इसने बहुत सारी चीज़ों में काम किया था। इसने एक दल बनाया था जिसका नाम था चालीसा दल। 40 सरदारों का एक ग्रुप था, 40 सरदारों का ग्रुप जिसे कहा गया चालीसा दल। चालीसा दल कहा गया। ये चालीसा दल जो है वो इल्तुतमिश से खफा रहते थे हमेशा। और इल्तुतमिश की एक बेटी थी, बेटी का नाम है रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। ध्यान रखेंगे, ये जो 40 दल सरदार थे, ये रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने कहा था कि मेरे बाद जो राजा बनेगा वो रजिया सुल्तान होगी। लेकिन जो 40 दल सरदार थे वो एक लड़की राजा बने इससे खुश नहीं थे। तो वो क्या किए? लेकिन इल्तुतमिश ने एक प्रथा चलाई थी कि अगर किसी को न्याय की ज़रूरत है तो वो न्याय पाने के लिए जुमे के दिन, जो फ्राइडे का दिन होता है, फ्राइडे के दिन वो मस्जिद के सामने आए और रेड वस्त्र यानी लाल कपड़े पहनकर आए, लाल वस्त्र धारण करके आए। तो लोग उसे समझ जाते थे इसे कोई तकलीफ है, इसे इंसाफ की ज़रूरत है। तो वहाँ जुमे के दिन जब इल्तुतमिश की डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद में रजिया सुल्तान को 40 दल सरदार जो थे वो राजा नहीं बनना देना चाहते थे। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया? उसने पहले ही लिख कर दे दिया था इल्तुतमिश ने कि मेरे बाद जो शासक बनेगी वो कौन होगी? रजिया सुल्तान होगी। तो फ्राइडे के दिन रजिया सुल्तान ने रेड वस्ट यानी लाल कपड़े पहनकर जुमे के दिन मस्जिद के सामने गई। तो लोग समझ गए कि कुछ चीज़ों की इंसाफ की ज़रूरत है। लोगों ने रजिया सुल्तान का साथ दिया और रजिया सुल्तान को शासक बनाया। कब से कब तक? 1236 से लेकर 1240 तक, 4 साल तक शासक इसने किया। लेकिन आप जानते हैं कि लोग पीछे पड़े हुए थे पहले से चालीसा दल वाले, जो ये नहीं चाहते थे कि एक महिला, एक लड़की क्या बने? शासिका बने, ठीक है। तो रजिया सुल्तान यहाँ से लिख लेंगे, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका हैं, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका, मुस्लिम महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 तक इन्होंने शासन किया था। और उसके बाद में जब
लोगों यानी चालीसा दल सरदार जो थे वो खुश नहीं थे, तो उसी समय रजिया सुल्तान का अटैक हो जाता है पंजाब, जिसे तवर हिंद कहा जाता था, उसके राजा मलिक अल्तुनिया से। मलिक अल्तुनिया से रजिया ने क्या किया, मतलब उससे लड़ाई करने, लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए गई। जब युद्ध में हारता हुआ खुद को देख कर क्या किया, विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों शादी करके वापस आ रहे थे हरियाणा के कैथल में। वापस आ रहे थे कहाँ पे, जब वो पहुंचे हरियाणा के कैथल में, कैथल एक जगह है हरियाणा में, तो वहाँ पे इन 40 दल सरदारों ने डाकुओं को भेजकर दोनों की क्या कर दी, हत्या करवा दी। तो याद रखेंगे हत्या कब हुई थी, 1240 में। कहाँ पे, कैथल में। किसकी, रजिया सुल्तान की। और वहीं पे उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और मलिक अल्तुनिया को भी वहाँ पे मार दिया गया था। 40 दल सरदारों ने ही मतलब इनको क्या किया था, डाकुओं से मरवाया था। 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की मृत्यु कैथल में हुई थी। ध्यान रखेंगे, इतिहासकारों का कहना है कि रजिया सुल्तान अगर लड़की ना होकर लड़का, मतलब लड़की ना होती या महिला ना होती, तो उसका नाम इतिहास के बड़े बड़े शासकों में लिया जाता। ठीक है, उस समय बहुत पावरफुल मतलब लेडी थी ये। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। चालीसा दल इसने मतलब किसने शुरू किया था, 1236 में तो मृत्यु हो गई थी किसकी, इल्तुतमिश की। और उसके बाद में शासक बनती है रजिया सुल्तान 1236 से 1240। हरियाणा के कैथल में इसने डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी थी। तो ध्यान रखेंगे हत्या कैथल में हुई। सन भी याद रखिएगा। पहली महिला मुस्लिम शासिका है कौन, रजिया सुल्तान। ठीक, अब ये इल्तुतमिश के बारे में जो था हमने आपको बता दिया सारी चीज़ें। इल्तुतमिश को स्थापत्य कला पर भी इसने बहुत सारा काम किया था। गुंबद निर्माण का इसमें हुआ था। मकबरा सबसे पहले किसने चालू किया, तो इल्तुतमिश ने। तो यहाँ पे लिख लेंगे मकबरा और गुंबद निर्माण। मकबरा और गुंबद निर्माण। गुंबद निर्माण सबसे पहले किसने चालू किया, तो इल्तुतमिश ने चालू किया था। इल्तुतमिश। ठीक, ये आज तक हमने पढ़ाया। जो ये चीजें हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। देखें, हमने आपको पूर्व मध्यकाल से स्टार्ट किया था। पूर्व मध्यकाल यानी कश्मीर के इतिहास से। उसके बाद हमने बताया कश्मीर का इतिहास आपने देख लिया। कश्मीर के इतिहास ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी से मिलती है, जिसमें 3 वंशों की जानकारी है। पहला राजपूत काल में 800 से 1200 ईस्वी तक इसका मिलता है, इसे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। अब हम लोग मिडवल हिस्ट्री में एंट्री कर चुके हैं। पृथ्वीराज रासो की एक पुस्तक यानी चंद्रप्रदायी जो है की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो से 4 वंशों की जानकारी मिलती है, जिसमें परमार वंश है, चौहान है, चालुक्य है और प्रतिहार है। इसमें हमने बता दिया था चौहान वंश के। ये याद रखिएगा, विग्रह राज चतुर्थ विसलदेव जो कि हरकेली, जिनकी पुस्तक है संस्कृत नाट्य है, हरकेली की पुस्तक। उसके बाद आगे हम लोग अगला देखते हैं। 1194 चंदावर का युद्ध हुआ। जैसन मुस्लिम अटैक सबसे पहले किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने, जिसने जजिया कर लगाया था, जो एक गैर मुस्लिम पर लगने वाला सुरक्षात्मक कर था, जिसमें 5 लोगों को छूट थी, बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, ब्राह्मण और महिला। सबसे पहले ब्राह्मण पर लगाया FST फिरोज शाह तुगलक ने। अकबर ने 1564 में ख़त्म किया। औरंगजेब ने 1679 में दोबारा स्टार्ट किया। और पूर्णतः समाप्त करने वाला शासक है मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे रोशन अख्तर या रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। तुर्क आक्रमणकारी था सुबुक्तगीन, जो महमूद गजनवी का क्या था, पिता था। 986 ईस्वी में उसने अटैक किया था। पहला तुर्क आक्रमणकारी था। महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 तक भारत पे 17 बार अटैक किया। उसका 16वां अटैक जो था वो सोमनाथ मंदिर पे था। बहुत सारे धन को लूट कर वापस जा रहा था। तो 17वां अटैक जो है वो जाट के विरुद्ध हुआ था, जाटों के हुआ था। इसी के साथ में 3 कवि आए थे, जिसका नाम था उतबी, अलबरूनी और फिरदौसी। उतबी की पुस्तक का नाम है किताबुल यामनी, फिरदौसी शाहनामा, अलबरूनी किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। ये तीनों इंपॉर्टेंट बुक है। आगे फिर हमने बताया आपको मोहम्मद गौरी जो है वो 1100 के मोहम्मद गौरी की एंट्री होती है। उसके बाद 1191 में हमने बताया तराइन का पहला बैटल, 1192 में तराइन का सेकंड बैटल एंड 1194 में चंदावर का बैटल होता है। आगे हमने बताया गुलाम वंश। गुलाम यानी मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे, ऐबक, यालदोज और कुबाजा। ऐबक को दिल्ली सल्तनत का शासक बनाया जाता है। सबसे पहले वंश की स्थापना करता है गुलाम वंश, क्योंकि वो उसका गुलाम होता है। गुलाब खिले तो सांस लो, ये ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक ज़रूरी है इसको। और उसका ये ट्रिक याद रखिएगा, ऐबक जल गया खीबों से। ठीक है,
ये संस्थापक का ट्रिक है। सबसे ज्यादा कौन किया? तुगलक, और सबसे कम खिलजी। गुलाम वंश के संस्थापक के बारे में बताया। समय जरूर याद रखिएगा, 1206 से लेकर 1290 तक इंपॉर्टेंट है ये। ऐबक ने अपने आप को राजा नहीं मानता था, सिपह सालार मानता था। लाख बख्श कहा गया क्योंकि लाखों रुपए दान देता था। हातिम कहा गया, गरीबों की मदद करता था। कुतुब मीनार इसने बनवाया था दिल्ली के मेहरौली में, जो कि अपने गुरु बख्तियार काकी के याद में बनवाया था। बख्तियार खिलजी इसका सेनापति था, जिसने 1198 ईस्वी में कहाँ पे किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इसके साथ में आया था कि इसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई थी, जो भारत की पहली मस्जिद है। मृत्यु चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे हमने आपको बताया ऐबक, मिनहाजुल सिराज और तबकात नासरी इनकी पुस्तक है। हसन निजामी, ताजुल नासरी। अगला, इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 तक शासन करते हैं। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। सूबेदार थे ये बदायूं के राजा बनने से पहले। 2 प्रकार के सिक्के चलाते हैं, जीतल और टका। जीतल तांबे का होता था, टका चांदी का होता था। 1215 ईस्वी में तराइन का थर्ड बैटल होता है यालदूज और इल्तुतमिश के बीच में। ठीक है, लास्ट हमने ये बताया आपको 40 दल सरदारों की इन्होंने गठन की थी, जिसे 40 दल कहा जाता था। और 40 दल ये नहीं चाहता था क्योंकि इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान शासक बने, इसलिए 40 दल ने रजिया सुल्तान को 1240 ईस्वी में कैथल में, हरियाणा में उनकी मृत्यु करवा देती है। और पहली मुस्लिम महिला शासका होती है रजिया सुल्तान। इतना हमने आपको आज पढ़ाया है। इसके बाद हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।